आज से करीब 6 साल पहले की बात है। मुझे इंदौर से दफ्तर के कुछ काम के सिलसिले में मुंबई जाना था। कार्यक्रम अचानक तय हुआ था, इसलिए ट्रेन का टिकट तो मिल नहीं सकता था, तो बस से जाने का तय हुआ। उस वक्त ऐसी वाली बसें चलन में थी। मेरे लिए ऐसी स्लीपर बस का टिकट आया और मैंने अपना बैग पैक करके शाम को 6:30 पर हंस ट्रेवल से बस पकड़ ली। मैं बस में आने के पहले यही सोच रहा था कि काश कोई अच्छी भाभी, आंटी या लड़की मिल जाए तो सफर आसान हो जाएगा। मुझे दरवाजे से दूसरे नंबर की अकेली सीट मिली थी। मैंने देखा मेरी सीट के सामने वाली सीट पर तो कोई अभी तक आया ही नहीं था, पर बगल वाली सीट पर एक मां बेटी जरूर बैठी हुई थी। बेटी काफी सुंदर थी, पर मां उतनी ही खड़ूस दिख रही थी, तो मुझे लगा कि अपना काम नहीं होगा। मेरे पास उस वक्त कंपनी का नया लैपटॉप था और साथ ही डाटा कार्ड भी, जो उस वक्त बहुत धीमा इंटरनेट देता था, लेकिन कनेक्शन दे देता था। मैंने लैपटॉप चालू किया और मैंने याहू पर चैटिंग शुरू कर दी। थोड़ी देर पड़ोस वाली लड़की देखती रही, फिर पूछने लगी, क्या आप नेट चला रहे हो? मैंने सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया तो बोली, क्या आप मेरा मेडिकल एंट्रेंस का रिजल्ट देखकर बता दोगे? शाम को आना था, पर हमें मुंबई जाना पड़ रहा है। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने उसका रिजल्ट देखा, लेकिन रिजल्ट तब तक आया नहीं था। फिर हम दोनों की थोड़ी बातें शुरू हो गई। मैं भी मेडिकल की परीक्षा दे चुका था, तो मैं उसी बारे में बात करने लगा। इतने में हम लोग बस के अगले स्टॉप पर आ गए और यहां पर एक बूढ़े दादा दादी जी आंटी के सामने वाली सीट पर बैठ गए और मेरे सामने वाली सीट पर एक लड़की बैठ गई। देखने में वो लड़की कोई बहुत सुंदर नहीं थी, पर आकर्षक बहुत थी। सामान्य सा चेहरा, थोड़ी सी मोटी, हल्की चपटी नेपाली नाक, गेहुआ रंग, हल्के घुंघराले बाल, पर उसकी आंखें बहुत सुंदर थी और बहुत आकर्षक भी। उसने जीन्स और टी शर्ट पहन रखी थी, जिसमें वो काफी आकर्षक लग रही थी। वो आकर मेरे सामने वाली सीट पर बैठ गई और मैं तो खुशी से खिल उठा। मैंने सोचा चलो रास्ते भर का काम हो गया। वो आई तो मैंने लैपटॉप बंद कर दिया और उससे बातें करने लगा। बातों बातों में पता चला कि वो दिल्ली की रहने वाली है। उसका नाम साक्षी मलिक है और मुंबई में धारावाहिकों में एक्ट्रेस के तौर पर काम करती है। यहां किसी काम से आई थी और अब वापस जा रही है। हम लोग ऐसे ही बातें करते जा रहे थे और कब स्टॉप आ गया पता ही नहीं चला। वहां बस यात्रियों के खाना खाने के लिए रुकी थी, तो मैंने साक्षी से भी कहा चलकर खाना खा लो, और उन दोनों मां बेटी से भी कहा तो आंटी ने तो मना कर दिया और मन मारकर उनकी बेटी को भी मना करना पड़ा। लेकिन साक्षी मेरे जोर देने पर मेरे साथ खाना खाने के लिए आ गई। वो खाना खाने आई तो हम दोनों अकेले ही हो गए थे। हमने थोड़ा खाना ऑर्डर किया और बिल मैंने ही भरा। खाना खाते हुए मैं उससे मजाक करने लगा था। फिर खाना खाकर हम बस में आ गए और हम थोड़ी देर बात करते रहे। चूंकि अब तक रात हो चुकी थी, तो पड़ोस में जो चारों लोग थे वो नीचे और ऊपर वाली बर्थ पर सो चुके थे। साक्षी मुझसे बोली, संदीप तुम्हारे लैपटॉप में फिल्में हैं क्या? अगर है तो चालू करो, देखते हैं। मेरे पास फिल्में तो थी, लेकिन मैंने कहा मेरे पास अंग्रेजी फिल्में हैं, हिंदी नहीं है। वो बोली कोई बात नहीं, वही चालू करो। मुझे भी इंग्लिश फिल्में देखना पसंद है। मैंने कहा ठीक है और मैंने हेडफोन लगाकर फिल्म शुरू कर दी। मैं समझ गया कि मेरा मुंबई का 4 दिन का स्टे बढ़िया रहने वाला है। सुबह मुझे काम पर जाना था, तो थोड़ी नींद लेना मेरे लिए भी जरूरी था। इसलिए मैंने उसे कहा रात हो गई है, तुम ऊपर जाकर अपनी सीट पर सो जाओ। वो ऊपर जाकर उसकी सीट पर सो गई। मैं नीचे अपनी सीट पर सो गया। नींद कब लगी पता ही नहीं चला। बीच में एक बार नींद खुली। उसे देखा तो वो ठंड से कांप रही थी, तो अपना कंबल मैंने साक्षी पर डाल दिया और उसका ऐसी बंद कर दिया। मैं चादर ओढ़ कर सो गया। सुबह करीब 7 बजे उसने ही मुझे जगाया। जागने का मन तो नहीं था, पर सो भी नहीं सकता था। उठ गया। उठकर उससे बातें करने लगा, पर रात वाली कोई बात न उसने करी न मैंने की। फिर उसने मेरा नंबर मांगा। मैंने कार्ड निकाल कर उसे दे दिया। कार्ड में सिर्फ दफ्तर का नंबर और मेरा मेल आईडी लिखा था। मैंने पेन से उस पर मोबाइल नंबर भी लिख दिया। वो मेरा पहला मोबाइल फोन था जो मैंने खरीदा था, 1300 रुपए में सैमसंग का रिलायंस वाला फोन। उसने कहा कि वो फोन करेगी।
मैंने कहा मैं शाम को तो फ्री रहूंगा तो तुम फोन करना, हम लोग साथ में कॉफी के लिए मिलेंगे। उसने कहा ठीक है। मैंने उसका नंबर मांगा तो वो बोली मेरे पास मोबाइल नहीं है, जो आज से 6 साल पहले सामान्य बात थी। फिर हम दोनों की ज्यादा बात नहीं हुई और हम 8 बजते बजते मुंबई पहुंच गए। मेरे रहने का इंतजाम बोरीवली स्टेशन के पास के किसी होटल में किया गया था और आईसीआईसीआई बैंक की मुख्य शाखा के पास मुझे काम करने जाना था। मैं 10 बजे दफ्तर पहुंचा और काम करना शुरू तो किया, लेकिन मेरा मन काम में कम और साक्षी में ज्यादा था। जैसे तैसे मैं काम निपटा रहा था और शाम को करीब 3:40 पर साक्षी का फोन आया। वो बोली मेरे पास जो रहने की जगह थी वो अब नहीं है और अभी रहने का कोई ठिकाना नहीं है। क्या एक दिन के लिए तुम्हारे साथ मेरे होटल में रुक सकती हूं? कल मेरी सहेली आ जाएगी तो उसके घर चली जाऊंगी। मुझे क्या चाहिए था? मैंने कहा हाँ बिल्कुल रुक जाना यार, तेरे लिए मना तो है नहीं। मैंने कहा तू मुझे आईसीआईसीआई बैंक की मुख्य शाखा पर मिल। तो वो बोली मैं बोरीवली स्टेशन आ जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है, वही आ जा। और मैं 5 बजे तक काम निपटा कर वहां से निकल गया। मेरा प्रेजेंटेशन अगले दिन था तो उस दिन जल्दी निकल भी सकता था। मैं ऑटो पकड़कर सीधे बोरीवली स्टेशन गया। तब तक उसका भी फोन आया। मैंने बताया कि मैं कहां पर हूं। मैंने उसे जगह बताई और हम लोग स्टेशन से सीधे मेरे होटल आ गए। रास्ते में मैंने ध्यान दिया कि उसके पास सिर्फ एक छोटा सा बैग था जिसमें मुश्किल से 3 जोड़ी कपड़े आ सकते थे, पर मैंने कुछ कहा नहीं। होटल पहुंचकर मैंने उसे तो सीधे कमरे की तरफ भेज दिया था और मैं खुद चाबी लेने काउंटर पर चला गया। काउंटर से चाबी ली और मैं कमरे की तरफ गया, उसे साथ लिया और कमरे में पहुंच गया। मैंने खाने का ऑर्डर दे दिया तो वो बोली थोड़ा आराम कर लो, फिर कुछ काम करना पड़ेगा। मैंने कहा काम तो आज रात भर करना है, तुम क्यों चिंता करती हो? हम दोनों थोड़ी देर लेटे थे कि दरवाजे की घंटी बजी। साक्षी ने कंबल पूरी तरह से ओढ़ लिया। मैंने जल्दी से जाकर ट्रॉली ले ली और वेटर को बाहर से ही चलता कर दिया। अब हम दोनों ने पाव भाजी खाई और उसके बाद साक्षी मुझसे बोली अब तुम्हें एक काम करना होगा मेरी मर्जी से। मैंने कहा हुक्म करो। क्या करना है? वो उठी, उसके बैग में से कुछ निकालने गई और मुझसे बोली तुम बाथरूम में चलो, मैं भी आ रही हूं। मैं आज्ञाकारी बच्चे की तरह बिना किसी सवाल के बाथरूम में चला गया। पीछे पीछे वो भी आई। जब वो अंदर आई तो उसके हाथ में एक इलेक्ट्रिक रेजर था। मैंने कहा इसका क्या करने वाली हो? मैंने शेव तो सवेरे ही बनाई थी। थोड़ी देर बाद बाथरूम से बाहर आए और मैं कपड़े पहनने के लिए बैग उठाने लगा तो बोली सैंडी मैं चाहती हूं कि तुम आज वो कपड़े पहनो जो मैं लेकर आई हूं। उसकी बात सुनकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। मुझे उससे इस बात की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि वो मेरे लिए कपड़े लेकर आई होगी। उम्मीद तो अलग है, मैं तो चौंक ही गया था उसकी बात सुनकर। मेरी ऐसी हालत देखकर वो बोली आई एम सॉरी सैंडी, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो मैं फोर्स नहीं करूंगी। मैंने कहा नहीं शोना, ऐसा नहीं है। मेरी बात सुनकर उसने कोई जवाब नहीं दिया। बैग से एक पॉलिथीन निकाली और बोली उम्मीद है तुम्हें ये फिट आएंगे। मैंने कपड़े खोले तो उसमें एक रीबॉक का लोवर और टी-शर्ट थी और साथ ही जॉकी की अंडरवियर भी। कपड़े पहनने के बाद मैंने कहा मुझे माफ कर दो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई तोहफा नहीं है। मेरी बात सुनकर साक्षी बोली मुझे और कोई तोहफा चाहिए भी नहीं। जितना खुशी मुझे तुमसे मिल रहा है वैसा सुख मुझे पिछले कई सालों में नहीं मिला। मैं उसकी बात को समझ नहीं पाया। मैंने कहा क्या मतलब? तो वो बोली सब समझा दूंगी, चिंता मत करो। उसकी बात सुनकर मैंने कहा अच्छा ठीक है, चलो खाने का कुछ ऑर्डर दे देते हैं। मुझे जो कमरा मिला था वो 2+1 बेड का कमरा था और उसमें दोनों बेड के बीच एक पर्दा लगा हुआ था। तो उसने अपना बैग उठाया और दूसरी तरफ चली गई और पर्दा लगा लिया ताकि मैं उसकी तरफ न देख सकूं। जाते जाते प्यारी धमकी वाली हिदायत भी दे गई कि पर्दे कि उस तरफ ना देखूं मैं वरना ठीक नहीं होगा। मैंने अच्छे बच्चों की तरह उसकी आज्ञा का पालन किया और खाने का ऑर्डर कर दिया। खाने के साथ स्वीट्स भी ऑर्डर कर दी। चूंकि साक्षी को थोड़ा वक्त लगना था तो मैं टीवी चलाकर लेटकर फिल्म देखने लग गया।
उस वक्त टीवी पर अमोल पालेकर वाली गोलमाल आ रही थी, जो मेरी पसंदीदा फिल्म है। 5 से 7 मिनट के बाद साक्षी भी तैयार होकर आ गई। उस वक्त वो क्या गजब की लग रही थी, मैं शब्दों में नहीं बता सकता। कहानी अगले भाग में सुने।